सो हेलो एवरीवन, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन 5 है, एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 से डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रिक्शन पे बेस्ड हैं। सो क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला हुआ है अ बॉडी इज मूविंग डाउन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द स्लोप 37 डिग्री। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन वेरीज एज म्यू इक्वल टू 0.3x दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो वेरिएबल दिया हुआ है। वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन द प्लेन, और एक्स आपको बोला हुआ है जो एक्स है वो डिस्टेंस ट्रेवल है डाउन डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन के डाउन डायरेक्शन में। द बॉडी विल हैव द मैक्सिमम स्पीड। अब ये बात आपको माइंड में होनी चाहिए कि बॉडी की स्पीड मैक्सिमम तभी होगी जब आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट कर दिया है इसका। यहाँ पे देखें कि जो फ्रिक्शन है वो आपका वेरिएबल है और जहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं उसे x इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे। हम मान लेते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कर रहा है ब्लॉक, तो इसका एक्सेलेरेशन मान लिया जाए a। तो इस पर हम नेट फोर्स लिखेंगे। एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेट इज mg साइन 37 डिग्री माइनस ऑफ म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, mg कॉस 37 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m का डिवाइड कर देंगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हो जाएगा g कॉमन आ जाएगा साइन 37 माइनस ऑफ म्यू इंटू कॉस 37। ठीक है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है बिकॉज म्यू आपको दे रखा है डेट इज इक्वल टू 0.3 इंटू एक्स। तो म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास g इंटू साइन 37 डिग्री माइनस ऑफ 0.3 इंटू एक्स इंटू कॉस 37 डिग्री। ठीक है, अब स्पीड के मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जा रहे हो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन 0 करने के लिए फॉर a इक्वल टू 0 स्पीड की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। तो स्पीड विल बी मैक्सिमम, स्पीड विल बी मैक्सिमम। ओके, सो हम एक्सप्रेशन वाला जो है, एक्सेलरेशन वाला जो एक्सप्रेशन है उसे हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल करवा देते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा g इंटू साइन 37 माइनस ऑफ 0.3 इंटू एक्स कॉस 37 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 37 इक्वल टू 0.3 इंटू एक्स इंटू कॉस 37 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, x इक्वल टू हो जाएगा वॉट, x इक्वल टू हो जाएगा साइन 37 डिवाइडेड बाई कॉस 37, और नीचे आपको 0.3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये फाइनली आंसर हो जाएगा हमारे पास 2.5 मीटर। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जिसके लिए स्पीड की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। तो x हमारा सही आंसर करेक्ट होगा, डी आंसर x इक्वल टू 2.5 मीटर। क्लियर है चीज। क्वेश्चन नंबर 77 है अ ब्लॉक बी ऑफ द मास 100 kg रेस्ट ऑन ए रफ सरफेस ऑफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इक्वल टू 1/3। अ रोप इज टाइड टू द ब्लॉक बी एज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन with which boy A of 25 kg can climb on the rope without making block move in। ठीक है, आपको ब्लॉक को मूव नहीं करवाना है और इस बॉय को ऊपर की साइड एक्सेलरेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो इस टेंशन फोर्स के यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये टी का कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस 37 और ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन 37। ठीक है, ये हो जाएगा टी साइन 37 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा ऊपर नॉर्मल और नीचे हो जाएगा इसका वेट दैट इज 100 इंटू जी। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1000 न्यूटन। यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी होगा बट इस पर आगे टेंडेंसी है स्लिप होने की, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की साइड। तो फ्रिक्शन हो जाएगा पीछे म्यू इंटू एन के बराबर। पहले हम इस ब्लॉक पे बैलेंसिंग कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक हमारा रेस्ट पर है तो इस पर बैलेंसिंग कंडीशन लिख लेते हैं। तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n प्लस टी साइन 37
टी साइन 37 इक्वल टू होगा हमारे पास 1000। तो पहले यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डेट इज इक्वल टू 1000 माइनस ऑफ टी साइन 37। साइन 37 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 3t/5। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। अब हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो फ्रिक्शन होगा हमारे पास म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर से, तो ये म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/3 और एन हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 से 1000 माइनस 3t/5। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन है वो किससे बैलेंस होता है हॉराइजॉन्टल में, वो हो रहा है टी कॉस 37 से। सो हॉराइजॉन्टल बैलेंस से हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू है हमारे पास टी कॉस 37, और इसको इक्वलेट करवा देते हैं हम यहाँ पे। तो इसको इक्वल करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3000 माइनस ऑफ टी 3t/5 इक्वल टू हो जाएगा कॉस 37। कॉस 37 कितना होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 4t/5। यहाँ से हम क्या करते हैं, t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3t/5 इंटू 1/3 को हम राइट डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाई 3 और इक्वल टू 4t/5, और वहाँ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा t/5। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बचेगा हमारे पास t राइट डायरेक्शन में, तो t की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाई 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ पे हमने t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे। अब देखो बॉय के लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो बॉय का एक्सेलेरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हमने कंसिडर कर लेते हैं। सपोज ये a एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, इसका खुद का जो मास है वो 25 है, तो इस पर नीचे इसका वेट लग रहा होगा, डेट इज़ 250 न्यूटन, और ऊपर इस पर टेंशन फोर्स लग रहा होगा। ये वही टेंशन है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो इस बॉय के लिए हम नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इक्वल टू हम लिख सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, डेट इज इक्वल टू टी माइनस ऑफ 250। क्लियर है, एफ नेट को क्या लिखा जाएगा एम इंटू ए, तो ये हो जाएगा 25 इंटू ए इक्वल टू टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 1000 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 250। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 250 इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। क्लियर है ना, तो इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3। ओके, सो ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पे 10/3। अब 10/3 हमने जी की वैल्यू को क्या मान लिया था 10, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास g/3। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अ बॉडी स्लाइड डाउन a 45 degree inclined plane in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of the friction। जितना टाइम वो फ्रिक्शन में लेती है उससे डबल टाइम उसको लग रहा है विद फ्रिक्शन के साथ में। ठीक है, सेम डिस्टेंस उसे स्लाइड करना है। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज, आपसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करते हैं। यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है 45 डिग्री वाला, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, ओके, सो यहाँ पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट कर लिया है। यहाँ पे ब्लॉक है जो इस पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg साइन 45 डिग्री। विदाउट फ्रिक्शन अगर ये चल रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं g/√2। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, रेस्ट से इसे रिलीज किया गया है। तो सपोज ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है x, तो हम सेकेंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट u इसका 0 है तो फर्स्ट हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन है इसका g/√2, और मान लेते हैं इसको टाइम लग रहा है कितना, t टाइम लग रहा है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी t स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। हमने विदाउट फ्रिक्शन यहाँ पे टाइम कंसिडर किया है t, तो विद फ्रिक्शन हमें टाइम कंसिडर करना पड़ेगा इसका डबल, दैट इज 2t। ओके, सो अब यहाँ पे मान लो अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन की प्रेजेंस में जो फ्रिक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो फ्रिक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है यहाँ पे, तो इसमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फ्रिक्शन हो जाएगा हमारे पास म्यू इंटू एन, और फ्रिक्शन की प्रेजेंस में एक्सेलेरेशन लगता है हमारे पास a इक्वल टू जी साइन 45 डिग्री माइनस ऑफ म्यू इंटू जी कॉस 45 डिग्री।
ठीक है, जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है तो ये एक्सेलरेशन होता है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जी को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/√2 माइनस ऑफ μ/√2। यहाँ से √2 भी 1/√2 भी कॉमन आ जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा g/√2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस म्यू। ये हमारा एक्सेलरेशन है जब आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड किया गया है। और फ्रिक्शन जब लग रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, डबल लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। तो अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको ट्रेवल करना है x, तो हम मान लेते हैं x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू ut वाला टर्म 0 हो जाएगा प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन, ये हो जाएगा g/√2 1 माइनस म्यू, और टाइम लग रहा है यहाँ पे अब 2t और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारे पास यहाँ पे 3। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब इक्वल करेंगे हम तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, यहाँ पे करते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 3, सॉरी इक्वेशन 3 1 और 3 को हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे इक्वल करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 g/√2 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/2 g/√2 1 माइनस म्यू इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 4t²। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 1/2 g/√2 ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे से t² भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस म्यू इंटू 4। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं आगे, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये मल्टीप्लाई जो 4 है वो इधर डिवाइड में चल जाएगा 1/4 और आंसर हो जाएगा 1 माइनस 1/4 डेट इज इक्वल टू 3/4, और इसको लिख सकते हैं हम 0.75। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.75, आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ द मास 5 kg एंड द सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। Keeping mass the same, the surface area of the block is doubled. The angle at which this starts sliding down is। देखो यहाँ पे ये बेसिकली बात कर रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है हमारे पास वो होता है tan थीटा इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे दोनों ही जो क्वांटिटी है थीटा और म्यू जो है हमारे पास वो सरफेस से इंडिपेंडेंट होंगे। तो बेसिकली सरफेस को डबल करने से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिस एंगल पे वो स्लाइड करेगा वो आपका सेम ही रहेगा, पहले 30 डिग्री था तो अभी भी आपका 30 डिग्री होगा, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है, द ब्लॉक ऑफ द मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड विद अ मासलेस अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग एंड प्लेस ओवर ए प्लैंक मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a as shown in the figure. The coefficient of friction between the blocks and the platform is mu। फिर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको ऑप्शन चेक करने हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक। तो यहाँ पे देखो ये m1 को प्लॉट कर देते हैं हम, ये हो जाएगा m1। इस पे अगर हम विद रेस्पेक्ट टू डाउनवर्ड, जो डाउन डायरेक्शन में जो उसका ब्लॉक है उसके रेस्पेक्ट में अगर डायग्राम बनाते हैं तो इस पर एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ये m1 है तो पीछे की साइड सूडो फोर्स लग जाएगा, डेट इज m1 इंटू ए। और अगर ये पीछे की साइड अगर स्लाइड करेगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा आगे ही से, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास म्यू इंटू m1 इंटू जी। क्लियर है, इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ डेट इज a0। ठीक है, a0 अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे तो a0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, नेट फोर्स हमें लिखना है फिर उसमें m का डिवाइड कर देना है, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू जी माइनस ऑफ a। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है फर्स्ट वाले ब्लॉक का, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। सिमिलरली अपन सेकंड वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं विद रेस्पेक्ट टू डाउनवर्ड ब्लॉक। तो अगेन उस पर एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, वो हो जाएगा हमारे पास m2 इंटू ए, आगे फ्रिक्शन लगेगा इस पर म्यू इंटू m2 इंटू जी। क्लियर है, यहाँ पे इसका भी एक्सेलरेशन जो होगा वो मान लेते हैं हम राइट डायरेक्शन में, इसको बोल देते हैं a0 डैश। तो a0 डैश की वैल्यू जो होगी यहाँ पे अगेन वो हो जाएगा हमारे पास म्यू जी माइनस ऑफ ए। इसको इक्वेशन नंबर पुट कर देते हैं 2। अब हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। यहाँ पे देखो दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 आ रहा है यहाँ पे तो स्प्रिंग
जो है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम ही कंडीशन में रहेगी, चाहे आपका कोई भी सिचुएशन दी जाए। यहाँ पे म्यू वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम है तो कुछ भी कंडीशन हो चाहे आपकी, तो स्प्रिंग आपकी हमेशा सेम लेंथ पे रहेगी, मतलब नेचुरल लेंथ पे रहेगी। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है, अ ब्लॉक प्लेस ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ द इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री कैन जस्ट बी पुश्ड upward by applying a force F as shown. If the angle of inclination of the inclined plane is increased to theta equal to 60 डिग्री, हमने 30 डिग्री से 60 डिग्री तक एंगल को इंक्रीज किया है। The same block can just be prevented from sliding down by the application of a force of the same magnitude, और दोनों जगह जो फोर्स हैं वो सेम लग रहे हैं। The coefficient of friction between the block and the inclined plane is, देखो फर्स्ट में आपसे ये बोला हुआ है कि थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 30 डिग्री, और ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, कैन जस्ट बी पुश्ड अपवर्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स एफ एज शॉन। ठीक है, ये जो फोर्स है एफ वो इस ब्लॉक को जस्ट ऊपर पुश करने की टेंडेंसी रखता है। अगर ये जो ब्लॉक है वो जिसका मास हम एम कंसिडर कर लेते हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जाएगा, जस्ट पुश किया जाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन हो जाएगा हमारे पास F जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। अब इसका एक फोर्स लग रहा है इस साइड कौन सा फोर्स लगेगा, इसका वेट जो हो जाएगा यहाँ पे mg साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा mg साइन 30 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास mg कॉस 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर नेट फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, बिकॉज ये जो है जस्ट पुश करने की कंडीशन में है, तो ये बैलेंसिंग कंडीशन है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, तो n इक्वल टू बैलेंस हो रहा है हमारे पास mg cos 30 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अगर हम देखें तो फ्रिक्शन लग रहा है डाउनवर्ड, mg sin 30 लग रहा है डाउनवर्ड, तो इन दोनों का सम जो हो जाएगा फ्रिक्शन प्लस mg sin 30 डिग्री डेट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स F के बराबर हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन की वैल्यू है हमारे पास mg cos 30 डिग्री प्लस ये हो जाएगा mg sin 30 इक्वल टू यहाँ पे मिल रहा है हमारे पास F। क्लियर है। यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देते हैं और इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम सेकंड केस पे आ जाते हैं, जब इसने बोला है सेकंड केस के लिए कि एंगल कितना हो जाता है हमारे पास 60 डिग्री हो जाता है। तो जब एंगल 60 डिग्री हो जाता है तो सेम ब्लॉक कैन जस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द स्लाइडिंग, इस ब्लॉक को जस्ट प्रिवेंट किया गया है स्लाइड होने से। तो अगर ये स्लाइड होता तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड होता, क्योंकि इसे प्रिवेंट किया गया है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हुई है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये अगेन म्यू इंटू एन रहेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगेन इसका वेट लग रहा होगा ऐसे। अब एंगल चेंज हो जाएगा, mg sin 60 हो जाएगा, ये अब यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास mg cos 60 डिग्री। तो अगेन हम बैलेंसिंग कंडीशन पे फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास mg cos 60 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एंड सेकेंड आपके पास अलोंग टू प्लेन हो जाएगा हमारे पास F ऊपर लग रहा है, इस बार फ्रिक्शन भी ऊपर लग रहा है, वो हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, mg cos 60 डिग्री इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है आपके पास mg sin 60 डिग्री। यहाँ से भी हम F की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो F इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास mg sin 60 डिग्री माइनस ऑफ म्यू mg cos 60। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन 2 और 4 से हम देख सकते हैं कि जो दोनों फोर्स हैं वो बराबर है हमारे पास, तो यहाँ से इक्वेशन हम देखते हैं, इक्वेशन 2 और 4 से दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू इंटू mg साइन 30 हो जाएगा हमारे पास √3/2 प्लस mg इंटू साइन 30, सॉरी पहले cos 30 था, cos 30 हो जाएगा √3/2 और सेकेंड में साइन 30 है तो वो हो जाएगा /2 इक्वल टू F। इक्वल टू F में अपन इक्वेशन 4 पुट करते हैं यहाँ पे, mg साइन 60 होता है √3/2 इंटू mg, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस म्यू इंटू mg और cos 60 होता है 1/2। तो म्यू वाले टर्म्स एक साइड लेके आ जाते हैं और mg वाले, वैसे mg तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सब जगह से mg कैंसिल आउट कर देते हैं पहले,
और बाई टू से बाई टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा सब जगह से, तो 1/2 भी कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ पे अल्टीमेटली 1 बचा है हमारे पास, तो ये हो जाएगा √3 म्यू प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे भी बचा है √3 और यहाँ पे पीछे बचा है हमारे पास म्यू। तो इसको अगर म्यू को हम लेफ्ट डायरेक्शन में लेके जाएं तो वो हो जाएगा, म्यू को कॉमन ले लेंगे √3 प्लस 1 और इस 1 को हम राइट लेके आए तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। तो आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास, आंसर नंबर सी। ठीक है, म्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है, अ फिक्स वेज विद द बोथ सरफेस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर, अ पार्टिकल P of the mass m is held on the smooth plane by a light string, ठीक है, which passes over a smooth pulley A and the attached to a particle Q on the mass 3m which rests on the rough plane. The system is released from the rest given that the acceleration of each particle is of the magnitude g by 5√2। then यहाँ पे हमें दो ब्लॉक दिए हुए हैं P और Q। P का मास है हमारे पास m और Q का मास है हमारे पास 3m। P को स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, Q को हमारे पास रफ सरफेस पे रखा हुआ है। दोनों इंक्लाइन जो एंगल हैं वो 45 डिग्री के दिए हुए हैं और एक्सेलरेशन आपको गिवन है। इसके ए पार्ट में पूछा हुआ है द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग में क्या टेंशन फोर्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर इसमें हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है m और 3m के लिए। यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट करनी है। ये सिस्टम जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा F, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास, इसको बोल देते हैं N1 और इधर बैलेंस हो जाएगा हमारे पास 3mg डिवाइडेड बाई √2। 45 डिग्री है बिकॉज ये एंगल आपको 45 डिग्री दिए हुए हैं। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इन्होंने एक्सेलरेशन ऑलरेडी दिया हुआ है g डिवाइडेड बाई 5√2 दिया हुआ है। सिर्फ आपको टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो किसी भी एक ब्लॉक पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर उस पर टेंशन फोर्स के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो स्मॉल m के लिए इजी होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू यूज़ नहीं करनी है हमें, तो स्मॉल m के लिए लिख लेते हैं अपन। स्मॉल m जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है एक्सेलरेशन a से, तो ऊपर की साइड लिखेंगे t माइनस ऑफ mg बाई √2 इक्वल टू नेट फोर्स m इंटू ए। m इसका मास m दे रखा है और एक्सेलरेशन इसका दे रखा है g डिवाइडेड बाई 5√2। यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो t इक्वल टू सिंपली हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई 5√2 और ये भी प्लस में चला जाएगा, ये हो जाएगा mg बाई √2। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 5√2, तो ये हो जाएगा हमारे पास mg प्लस 5mg डिवाइडेड बाई 5√2। क्लियर है? तो ऊपर हो जाएगा 6mg और नीचे हो जाएगा हमारे पास 5√2। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 6mg डिवाइडेड बाई 5√2। यहाँ पे बी आंसर मैच हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड इसमें बोला हुआ है बी में, इन द अबव क्वेश्चन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन Q एंड द रफ प्लेन इज। Q और आपके रफ प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, Q वाले ब्लॉक पे जो 3m वाला जो ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि अब हमें टेंशन की वैल्यू पता लग गई है। ठीक है, तो हम इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नेट फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं। तो B वाले के लिए हम इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लिखेंगे कितना, 3mg डिवाइडेड बाई √2। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है T और एक लग रहा है फ्रिक्शन, इक्वल टू हो जाएगा 3m ये उसका मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दे रखा है g बाई 5√2। ठीक है, t की वैल्यू पुट करनी है 6mg डिवाइडेड बाई 5√2। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे और फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3mg डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा √2 माइनस ऑफ 6mg डिवाइडेड बाई 5√2, ये टेंशन की वैल्यू, माइनस म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन, एन हम वहाँ पे है हमारे पास 3mg डिवाइडेड बाई √2 के बराबर। 3mg कॉस 45 है तो ये हो जाएगा 3mg डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3mg डिवाइडेड बाई 5√2। क्लियर है? यहाँ से म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सारे mg वाले जो टर्म्स हैं वो एक साइड और म्यू वाला जो टर्म है वो हमें एक साइड पुट कर देना है।
तो देखते हैं यहाँ पे कितना मिलेगा हमारे पास 3 mg डिवाइडेड बाई √2 माइनस ऑफ 6 mg डिवाइडेड बाई 5√2। ये वाला टर्म हम लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 mg डिवाइडेड बाई 5√2 और म्यू वाला टर्म राइट साइड लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 mg डिवाइडेड बाई √2 इंटू म्यू। यहाँ से देखो mg से mg तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इवन 3 mg से 3 mg कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 3 mg वाला टर्म पूरे ऊपर से चला जाएगा और √2 वाला टर्म नीचे से चला जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2/5, ठीक है। यहाँ पे अगेन बचेगा हमारे पास 1/5 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास बचेगा सिर्फ म्यू। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा म्यू की वैल्यू 2/5, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास म्यू इक्वल टू 2/5 और आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास डी। इसके सी पार्ट में बोला हुआ है इन द अबव क्वेश्चन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली इज। पुली पे आपको फोर्स एक्सर्टेड पूछे गए हैं, तो ये पुली का हम फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट कर देते हैं। इस पुली पे फोर्स निकालने हैं। यहाँ पे एक जो स्ट्रिंग है वो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है और दूसरी जो स्ट्रिंग है वो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। दोनों पे जो टेंशन फोर्स है वो सेम ही लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एंगल हम देख लेते हैं। ये एंगल यहाँ पे 45 डिग्री दे रखे हैं, ये हमने ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर लिए हैं, 45 डिग्री होंगे यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि इन फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं और रिजॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पे पुली पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो टी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी cos 45 डिग्री और डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट हो जाएगा डेट इज टी sin 45 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इधर वाले का भी ये कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी cos 45 डिग्री और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट आ जाएगा इसका भी सेम डेट इज टी sin 45 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल वाले एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस पर नेट फोर्स हो जाएगा हमारे पास पुली पे डेट इज 2t sin 45 डिग्री। sin 45 होता है हमारे पास 1/√2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई √2, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 इंटू टी और टी की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो टी था हमारे पास 6 mg डिवाइडेड बाई 5√2, तो वैल्यू पुट करेंगे हम तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास √2 इंटू 6 mg डिवाइडेड बाई 5√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 6 mg डिवाइडेड बाई 5, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ है अ फोर्स F इक्वल टू टी इज अप्लाइड टू द ब्लॉक ए एज शोन इन द फिगर। द फिगर इज अप्लाइड एट t इक्वल टू 0 सेकेंड व्हेन द सिस्टम was at rest and the string is just straight without tension. Which of the following graph gives the friction force between B and the horizontal surface as a function A time t? ठीक है, आपको क्या करना है, ब्लॉक बी के लिए फ्रिक्शन फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट करना है और यहाँ से बताना है कौन सा ग्राफ यहाँ पे करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब t इक्वल टू 0 होगा, जैसे यहाँ पे t इक्वल टू 0 होगा तो फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि वो टाइम का फंक्शन है, f इक्वल टू टी दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक ए को मूव करवाना पड़ेगा। ब्लॉक ए को मूव करवाने के लिए आपको जो फोर्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फोर्स आपका ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू एस इंटू मास ऑफ ए इंटू जी से। ठीक है, जब तक आपका जो फोर्स वाला जो है वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो ब्लॉक ए को चला नहीं सकता और ब्लॉक ए नहीं चलेगा तो बी पे जो है वो कोई मोशन नहीं होगा, बी वाला भी रुका रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होना चाहिए, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और वो जब फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑफ ब्लॉक ए को क्रॉस कर जाएगा तब आपका बी वाला चलना स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ देर तक जो फ्रिक्शन का ग्राफ होना चाहिए बी वाले के लिए वो 0 होना चाहिए। सो सी और डी वाले में तो आपको स्टार्टिंग से ही फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दे रखी है जो ऐसा नहीं होगा, तो सी और डी वाला तो आपका गलत हो जाएगा। ए और बी में बात करते हैं कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो यहाँ से जैसे ही ब्लॉक बी चलना स्टार्ट होगा उसके बाद क्या होगा, इसमें टेंशन फोर्स आ जाएगा स्ट्रिंग में और ये जो टेंशन फोर्स है वो बी वाले ब्लॉक पे लगेगा जिसको आगे चलाएगा। जब ये टेंशन फोर्स की वैल्यू बी वाले के लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को क्रॉस करेगी तब बी वाला जो है वो चलने स्टार्ट करेगा। जब बी वाला चलना स्टार्ट कर देगा तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बट हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है ना।
तो जब ये चलना स्टार्ट कर देगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी और ग्राफ थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो ए और बी दोनों में ग्राफ सिमिलर टाइप से बना हुआ है, बट बी वाले में देखो कि जब फोर्स लगना स्टार्ट हुआ और टी की एक वैल्यू के बाद सडनली क्या हुआ है, फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू आ गई है। इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट हो गया है। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कुछ देर तक लीनियरली इंक्रीज करता है, फिर वो मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है चीज़? क्वेश्चन नंबर 84 से 88 तक इस डायग्राम पे बेस्ड है और डायग्राम में दिखा रखा है एक 10 kg और एक 5 kg का ब्लॉक है। दोनों जगह फ्रिक्शन अवेलेबल है 0.3 और 0.5 का। ऊपर 10 kg पे एक फोर्स अप्लाइड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं कि व्हेन द फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द 5 kg ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज। ठीक है, ग्राउंड के बीच में आपसे फ्रिक्शन पूछा हुआ है 5 kg ग्राउंड के लिए। तो देखो यहाँ पे अपन ये 10 kg का ब्लॉक है हमारे पास और ये नीचे 5 kg का ब्लॉक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितने आ रहे हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है एफ मैक्सिमम जो हो जाएगा हमारे पास 0.1 और ऊपर वाला जो 10 kg का है तो उसका नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन। और ग्राउंड पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है एफ मैक्सिमम वो हो जाएगा हमारे पास 0.3 और यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा वो दोनों का लगेगा, डेट इज़ 150 न्यूटन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 न्यूटन। ठीक है, दोनों जगह मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लिए। अब एफ की वैल्यू को आपने कितना पुट किया, एफ उसने बोला है 2 न्यूटन है। तो जब ऊपर वाले ब्लॉक पे आप 2 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक पे जब हम 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो हमसे ये बोला गया है कि ग्राउंड और 5 kg के बीच में क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। सो देखो यहाँ पे जो 5 kg है उसको चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, वो भी अपर ब्लॉक का। ऊपर वाला ब्लॉक अगर राइट डायरेक्शन में ज़्यादा है तो ऊपर वाले पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बिटवीन ब्लॉक्स वाला है वो लेफ्ट लगेगा और 5 kg वाले पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो राइट लगेगा। और राइट में कितना लगेगा मैक्सिमम, ये है 10 न्यूटन। ठीक है, और डाउनवर्ड यहाँ पे ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की साइड वो लग रहा है कितना, F इक्वल टू 45 न्यूटन। तो देखो यहाँ पे अगर B वाले को आपको चलाना है तो मिनिमम टू मिनिमम 45 न्यूटन आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब ये ब्लॉक B चलेगा। अगर ब्लॉक B नहीं चलेगा, ठीक है, ब्लॉक अगर B यहाँ पे नहीं चलेगा तो ब्लॉक B अगर नहीं चलेगा तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स के बराबर। हमने फोर्स कितना अप्लाइड किया, F इक्वल टू 2 न्यूटन। तो 5 kg के लिए जो ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा वो भी कितना होना चाहिए, 2 न्यूटन होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए। 85 में हमसे बोला हुआ है व्हेन F इक्वल टू 2 न्यूटन द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द 10 kg ब्लॉक एंड द 5 kg ब्लॉक इज। ठीक है, बिटवीन ब्लॉक्स कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा ये हमसे पूछा हुआ है। अगेन यहाँ पे देखो कि जो अप्लाइड फोर्स है F अप्लाइड जो है वो हमारे पास लेस देन है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स, और ये कितना था हमारे पास 10 न्यूटन था। ठीक है, तो जो ब्लॉक है वो यहाँ पे मूव नहीं करेगा, रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। तो अगेन जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, जो अप्लाइड फोर्स है 2 न्यूटन उसके बराबर हो जाएगा। तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 द मैक्सिमम F विच विल नॉट कॉज मोशन ऑफ एनी ऑफ द ब्लॉक्स। दोनों में से किसी भी ब्लॉक का मोशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्लियर है। सो अपर ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो अपर वाला ब्लॉक जो है वो 10 kg का है। 10 kg पे आगे अप्लाइड फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F अप्लाइड लग रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की साइड। और ये मैक्सिमम कितना लग रहा है, यहाँ पे ये मैक्सिमम लग रहा है हमारे पास 10 न्यूटन। ठीक है, और 5 kg वाले के लिए तो ग्राउंड पे लग रहा है कितना, 45 न्यूटन। तो अगर ब्लॉक कोई चल सकता है अपवर्ड और डाउनवर्ड वाले ब्लॉक में से, दोनों में से कोई चल सकता है, तो सबसे फर्स्ट जो चलेगा वो अपर वाला ब्लॉक चलेगा। और अपर वाले ब्लॉक 10 kg वाले ब्लॉक को चलाने के लिए मिनिमम टू मिनिमम आपके पास 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड होना चाहिए। क्लियर है बात। तो F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए दोनों ब्लॉक ना चले। F अगर आपका 10 न्यूटन हो जाए
तो वो इक्वल कंडीशन को होल्ड कर जाएगा, मतलब ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो जस्ट स्लाइड करने की टेंडेंसी में आ जाएगा, बट फिर भी वो नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास 10 न्यूटन। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 87 में बोला हुआ है द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ द 5 kg ब्लॉक। 5 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे एफ की वैल्यू 2 न्यूटन लेके सोल्व करना पड़ेगा हमें, कुछ बोला हुआ नहीं है। तो एफ की वैल्यू जब 2 न्यूटन लग रही है तो कोई भी ब्लॉक नहीं चल रहा है, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या होगा वहाँ पे, आपका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हो जाएगा 0। तो ए मैक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 0। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 बोला हुआ है द एक्सेलेरेशन ऑफ द 10 kg ब्लॉक व्हेन द एफ इक्वल टू 30 न्यूटन। अब 10 kg वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा हुआ है 30 न्यूटन। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लग रहा था, ये लग रहा है आपके पास 30 न्यूटन, पीछे वाला लग रहा था इसके पास 10 न्यूटन जो फ्रिक्शन फोर्स था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 10 kg का, और इस पर एक्सेलेरेशन मान लेते हैं हम ए एक्सेलेरेशन। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ए इक्वल टू हो जाएगा 30 - 10 डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज इक्वल टू 10। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला हुआ है ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द 1 सेकेंड एंड देन मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द ब्लॉक इन द ट्रक। ट्रक के अंदर जो ब्लॉक रखा हुआ है उसका आपको वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको प्लॉट करना है। अज्यूम डेट द ब्लॉक डज नॉट फॉल ऑफ द ट्रक, ठीक है। सो हम ट्रक की वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं पहले। ट्रक का जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है 1 सेकेंड तक, और ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू दे रखी है आपको 1 सेकेंड, ठीक है। तो 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो v इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास u प्लस 80। तो v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास u 0 है, a की वैल्यू 5 है, टाइम 1 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन नंबर 1। तो 1 सेकेंड के बाद ही ब्लॉक जो ट्रक है हमारे वो 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से चलता रहेगा, ठीक है। जब आप ब्लॉक को देखते हो तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का वो होगा यहाँ पे म्यू इंटू जी के बराबर। म्यू आपको 0.2 दे रखा है, जी की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर पर, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि जो ब्लॉक है उसको 5 मीटर पर सेकेंड अचीव करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम देखें ब्लॉक को 5 मीटर पर सेकेंड अचीव करने में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। ब्लॉक भी पहले रेस्ट पे था, तो ये हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस 80 के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड आने में कितना टाइम लगेगा। 0 इक्वल टू एक्सेलरेशन इसका 2 है इंटू टाइम t, तो t की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इसका 2.5 सेकेंड। मतलब जो ब्लॉक है वो 2.5 सेकेंड के बाद 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अचीव करता है, और उसके बाद जो उस पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये ट्रक के साथ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता रहेगा, बट कब तक, इसको 5 मीटर पर सेकेंड आने में कितना टाइम लगेगा 2.5 सेकेंड का, ठीक है। उसके बाद ये ट्रक के साथ 5 मीटर पर सेकेंड से कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला हुआ है अ बोर्ड इज बैलेंस ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर लॉग। इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ अ वेट टू वन ऑफ द एंड ऑफ द बोर्ड व्हेन द बोर्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द लॉग एंड द बोर्ड इज। आपको जो ऊपर ये बोर्ड दे रखा है इसका और जो ये सेमी सर्कुलर लॉग है उसके बीच में आपको फ्रिक्शन की वैल्यू पता करनी है। कब, जब यहाँ पे अपन ने एक छोटा सा मास पुट करके इसको इक्विलिब्रियम पे सेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम प्लॉट करते हैं पहले। ओके, सो यहाँ पे ये जो है वो थीटा एंगल से थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। अब बैलेंसिंग पोजीशन पे अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल ऐसा लगेगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा इसका नॉर्मल। इसका जो वेट लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, डेट इज़
mg इसका वेट हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, यहाँ पे ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो mg के कंपोनेंट हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट हो जाएगा डेट इज mg साइन थीटा, और नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट हो जाएगा mg कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि स्लाइड करने की टेंडेंसी इधर डाउनवर्ड रखता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर पीछे की साइड लगेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू इंटू एन के बराबर। क्लियर है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पता करनी है हमें, तो यहाँ पे बैलेंसिंग पोजीशन पे इक्वेशन हम लिख सकते हैं, n इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास mg cos थीटा के बराबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास mg साइन थीटा के बराबर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास n डिवाइडेड बाई फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा। तो यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा के बराबर। तो आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला हुआ है अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ द मास m इज द स्लोली लोवर्ड ऑन टू अ मैसिव प्लेटफॉर्म ऑफ द मास कैपिटल M मूविंग एट अ स्पीड v नॉट इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द फिगर। हाउ फार विल द बॉडी स्लाइड अलोंग द प्लेटफॉर्म। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2, जी आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो देखो स्मॉल m को जैसे ही आप मैसिव ब्लॉक कैपिटल M वाले ब्लॉक पे जैसे ही पुट करोगे तो पहले वो स्लाइड करेगा, और कब तक स्लाइड करेगा, जब उसकी वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के इक्वल ना हो जाए। तो इनिशियली अपने को क्या करना है कि छोटा वाला जो ब्लॉक है स्मॉल m, उसका हमें क्या कर लेना है, एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लेना है। उसका एक्सेलेरेशन मिलेगा, आगे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पर म्यू इंटू एन के बराबर, तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा म्यू इंटू जी के बराबर। तो म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 इंटू जी हो जाएगा हमारे पास 10, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ट्रेवल कर रहा है। और ये कब तक ट्रेवल करेगा, जब इसकी कब तक ये स्लाइड करेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ना हो जाए। तो हम पता कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड कब होगी। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से v की वैल्यू है 4, u इसके लिए होगा 0 प्लस a एक्सेलेरेशन 2 इंटू टाइम t, तो t की वैल्यू मिल जाएगी 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो अब हमें पता करना है कि 2 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल करेगा। तो इक्वेशन लगा देंगे अगेन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे u तो इसके लिए 0 है ही सही, तो s की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन दे रखा है 2 इंटू टी की वैल्यू है 2 और उसका स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 मीटर। क्लियर है, तो ये 4 मीटर ट्रेवल करेगा। सो आज के सेशन में इतना ही। ये हमने एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से 91 तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन करेंगे।